फिर से एक सेकंड वीडियो में, और इस बार मेटलर्जी का अगस्त और सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लॉन्च किया है, ठीक है, वो ऑलरेडी जुलाई वाले क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है, और फरवरी और मार्च वाला तो पहले ही ऑलरेडी कवर हो चुका है। बहुतों की डिमांड आ रही है कि मेरे वीडियोज़ ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो जैसे अगर मेटलर्जी के टॉपिक वाइज पे आप क्लिक मारोगे तो उसमें 19, 20, 21 के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो PYQ के वीडियोज़ मैंने बनाए उस वीडियोज़ वो सारे मिल जाएंगे। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा एक वीक का टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, टोटल 25 टॉपिक्स है, सभी का तैयार करना, वीडियो को लिंक करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिज़िकल मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अब इनऑर्गेनिक को मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीक में इनऑर्गेनिक हो जाएगा और नेक्स्ट वीक तक ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। ये कह रहा है कैलामाइन एंड मेलाचाइट रिस्पेक्टिवली आर द ओर ऑफ। तो मैं NCERT की लिस्ट देता हूँ। देखो ओर की तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि जितना भी आप याद करो कम है। तो हमारे मतलब का क्या है, तो जो NCERT में दिया हुआ है ना वो हमें पूरा कवर करना है। NCERT ने ज़्यादा नहीं दिया है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो इतने NCERT ने दे रखे हैं, ओके। तो ये आयरन, कॉपर और जिंक, यही तीन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं सभी को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप एक जगह लिख लेना सभी को। तो लेट्स स्टार्ट। एल्युमिनियम का बस एक ही है, Al2O3, और पिछले वीडियो में इसके क्वेश्चंस आए थे तो मैंने इसकी पूरी थ्योरी भी बता दी थी कि Al2O3 को कैसे प्योरीफाई करते हैं, लीच करते हैं बेयर्स प्रोसेस से, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, वो सब मैंने बता दिया है। तो एल्युमिनियम का एक ही है बॉक्साइड, Al2O3.2H2O, और ये भी याद रखना कि अगर बॉक्साइड से पानी निकाल दोगे तो बचता है Al2O3, इसको कहते हैं एलुमिना, कभी कभी आ जाता है एलुमिना। तो Al2O3 डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बॉक्साइड। उसके बाद आयरन, तो देखो इसमें सेडेराइट पूछा हुआ है। आयरन में हेमाटाइट, ठीक है ना, Fa2O3, सारे ऑक्साइड्स ही हैं। हेमाटाइट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ऐसा ही मैग्नेटाइट Fe3O4। अब कोई पूछे कि Fe3O4 में आयरन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जो Fe3O4 होता है वो एक्चुअल में FeO.Fe2O3 होता है, फेरसोफेरिक इसे कहते हैं। इसी को क्लब करोगे तो 3 आयरन 4 ऑक्सीजन होंगे। तो इसमें आयरन +2 में और +3 दोनों फॉर्म में होता है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें प्रेजेंट होते हैं मैग्नेटाइट में, ठीक है। हेमाटाइट में सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 प्रेजेंट होता है। सेडेराइट आयरन का कार्बोनेट है, आयरन +2 में, इसमें आयरन का कार्बोनेट सेडेराइट, ठीक है। और आयरन पायराइट, जिसमें भी पायराइट या ग्लैंस लगा होना वो सब के सब सल्फाइड के ओर्स होते हैं। तो ये आयरन की लिस्ट हो गई, ठीक है। सेडेराइट, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। इसके बाद कॉपर, कॉपर का ही और पूछा हुआ था मेलाचाइट। इसमें कॉपर पायराइट मैंने बताया ना, पायराइट हो, ग्लांस हो, ये सब सल्फाइड ओर होते हैं। ये बहुत फेमस ओर है कॉपर का, इसी से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। पिछले वीडियो में मिला था तो मैंने पूरी मेटलर्जी ही बता दी थी कॉपर की, ओके। पिछले वीडियो जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कल वाले वीडियो यानी जुलाई वाले शिफ्ट का वीडियो बोल रहा हूँ। उसके पहले वाले में भी जब जब मिलता है मैं पूरी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2, मेलाचाइट CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी पुराने मोनूमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो सब ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी ग्रीनिश हो जाते हैं, ग्रीन होते हैं इसी के कारण, इसी के फॉर्मेशन के कारण वो ग्रीन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। फिर कॉपर पायराइट Cu2O, ठीक है, कॉपर पायराइट Cu2O एंड कॉपर ग्लांस Cu2S, ये कॉपर ग्लांस हुआ, ओके। तो यही लिस्ट थी, ठीक है। मेलाचाइट ये हो गया जो मैंने बताया भी आपको कि ग्रीन कलर के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, कोरोजन के कारण कॉपर होता है। CO2 और वाटर एक्वस जो बारिश वारिश होती है उसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कंपाउंड जिसको मेलाचाइट कहते हैं, इसके कारण वो ग्रीन हो जाता है। क्यूपराइट Cu2O याद रखना है आपको, और कॉपर ग्लांस मैंने बताया ना, ग्लांस भी सल्फाइड का ओर होता है, ठीक है। तो ये कॉपर की 4 लिस्ट हो गई। जिंक में आ जाओ, यही पूछा हुआ है स्फेलेराइट अभी, जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट, ये ZnS होता है, जिंक सल्फाइड। कैलामाइन, कैलामाइन तो ऐसे याद रखना है कि लैक्टोकैलामाइन एक क्रीम आता है, लैक्टोकैलामाइन उसको कहते हैं, तो उसी से याद रहेगा कैलामाइन। जिंक का कार्बोनेट होता है, जिंकाइट जिंक का ऑक्साइड होता है, ZnO। बस यही लिस्ट है, इस लिस्ट को आप ध्यान रखो,
ठीक है, इसके बाहर आएगा तो यू आर हेल्पलेस। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज इस 90% केसेस में क्वेश्चन इतने लिस्ट जो एनसीईआरटी ने दिया है इससे काम हो जाता है हमारा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ये भी बहुत पूछा जाता है ये वाला पार्ट जो Al2O3 है एल्यूमिना। ठीक है, ये बहुत सारे जेम स्टोन का पार्ट होता है, वो Al2O3 में इम्प्योरिटी से ही आते हैं। अगर क्रोमियम इम्प्योरिटी Al2O3 में होगी तो वो रूबी होता है, RR ऐसे याद रख सकते हो आप, और कोबाल्ट होता है तो सफ़ायर कहा जाता है। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसीलिए इसके भी बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। तो रूबी एंड सफ़ायर ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन, तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। कैलामाइन अभी बता दिया था मैंने, ZnCO3 था जिंक का, और मेलाचाइट बता ही दिया कॉपर का। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे हैं इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। देखो कॉपर की कल मैंने मेटलर्जी बताई थी, मैं फिर से आज बता दूंगा। द टोटल नंबर ऑफ मेन इम्प्योरिटीज़, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एज एनोड मड। एनोड मड में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो पहले एक बार मेटलर्जी देख लेते हैं इसकी। CuFeS2 होता है, ठीक है, इसकी रोस्टिंग की जाती है O2 से। जब आप इसको ट्रीट करोगे तो ये CuS FeS एंड SO2 बाहर हो गया, ये दोनों बच गया। अब इसके बाद इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है ऑक्सीजन से, O2 के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। जब आप O2 से इसको ट्रीट करोगे तो ये FeO बनेगा, CuS एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, CuS या CO2S कुछ भी इसको आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, तो CuS या CO2S उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ऑब्लिक CU2S लिख दो, और ये FeO बन गया। और FeO को फिर हम ये इसका रिमूवल हो जाता है SiO2 डाल के, जो कल मैंने बताया भी था और एक क्वेश्चन में भी आया था। सैंड, ये सैंड हम डालते हैं तो ये स्लैग बन जाएगा, FeSiO3 स्लैग। ये स्लैग बन के बाहर निकल गया। अब हमारे पास सिर्फ CuS रह गया जिसको कि मैट कहते हैं, कॉपर मैट। इसके साथ थोड़ी बहुत अभी भी FeS इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। तो CuS, CU2S एंड FeS थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में ये मैट कहा जाता है। इस मैट को अब सेल्फ रिडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो जब आप इसको सेल्फ रिडक्शन के लिए भेजोगे तो सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, ये जो CU2S है इसका O2 के साथ रिएक्शन होगा, CU2O बनेगा, और फिर CU2S को CU2O जो बना है वही रिड्यूस करना शुरू करता है, इसलिए इसको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ये कॉपर प्लस SO2 बना देगा, और इस तरह से ये जो कॉपर आता है, क्योंकि O2 आप पास करते हो तो इसमें ट्रैप होने के कारण ये ब्लिस्टर हो जाता है, ब्लिस्टर कॉपर। जब ये ब्लिस्टर कॉपर हो गया, ठीक है, तो अब इसकी प्योरीफिकेशन करनी है क्योंकि अभी ये इम्प्योर है, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। ये जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम एनोड रॉड में ले लेते हैं, प्योर कॉपर, और इधर एक कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कॉपर की पतली से प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं, प्योर कॉपर, इसको सोल्यूशन में मिलाते हैं। CuSO4 का सोल्यूशन होता है इसमें, तो यहाँ से धीरे धीरे कॉपर 2+ डिज़ोल्व हो रहा होता है सोल्यूशन में, ठीक है ना, और यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा होता है। तो धीरे धीरे यहाँ से घुल के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो इसकी थिकनेस ओवर द टाइम बढ़ जाती है प्योर कॉपर की, और ये धीरे धीरे इसमें से सारा कॉपर निकल जाता है। इसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज़ बच जाती है जिसको कि हम एनोड मड कहते हैं, जो अभी अंडर डिस्कशन है। तो यही एनोड मड है। अब इसमें कौन सी इम्प्योरिटी बच जाती है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, NPAS SB बिस्मथ है। 16 में OS SE TE PO पोलोनियम, ओके, और आगे की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से ये उठा लो, इसके 2 इसका 1, ये हो गया, और इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड एंड पोलोनियम PO, ठीक है। पोलोनियम है भी, मैंने गलत कर दिया, पोलोनियम नहीं प्लैटिनम, ये मैंने गलती कर दी, प्लैटिनम, बस। तो ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, यही इम्प्योरिटीज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एज इट इज़ डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अब याद होता नहीं, अगर स्कैटर्ड हो तो इसका एक रूल बना लिया हमने, 15 में से 1 को उठाना है, 16 में से दोनों को उठाना है, इसमें सेकंड लास्ट, इसमें लास्ट के दोनों। इसके अलावा सिल्वर गोल्ड तो प्रीसियस मेटल है, इसी से इसका खर्चा भी निकल आता है, पूरे कॉपर प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का खर्चा निकल आता है इन सब से। और एक और प्रीसियस मेटल, आजकल प्लैटिनम की भी ज्वेलरी बहुत आती है, तो ऐसे याद रख सकते हो।
तो एक प्लैटिनम। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स होते हैं टोटल 6 जो एज ए इम्प्योरिटीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। तो आते हैं अब इसमें यही 6 होने और यही सारा ही दे रखा है इसने। SbSc ये तो मैंने अभी बताया, ये तो है ही है। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो टोटल 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 आंसर विल बी 6। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Al2O3 विथ क्रायोलाइट। एकदम सही स्टेटमेंट है। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कल मैंने बताई थी, ठीक है, और मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो मैं जितनी बार बताता हूँ उतनी बार मेरी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो तभी दिमाग में घुसता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इनको याद रखना। तो इसका मैंने बताया था कि Al2O3.2H2O बॉक्साइड है, इम्प्योर। तो सबसे पहले इसको NaOH से हम ट्रीट करते हैं, NaOH से। तो मैंने बताया था कि इसमें जो सैंड वैंड होगा इम्प्योरिटीज़ SiO2 जो सैंड का फॉर्मूला है प्लस अदर इम्प्योरिटीज़, सबसे पहले NaOH में Al डिज़ोल्व हो जाता है, AlOH होल 4 ये कॉम्प्लेक्स बना देगा NaLH होल 4, और SiO2 भी डिज़ोल्व हो जाता है Na2SiO3 बन के। बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है ना, इम्प्योरिटीज़ ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, तो ये तो बाहर निकल आती है, यहाँ से फिल्टर करके हमने बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ सोल्यूशन में ये रह गया, ठीक है। अब इससे हम CO2 पास कराते हैं। जैसे ही CO2 पास कराते हैं तो एल्युमिनियम का रीप्रेसिपिटेशन हो जाता है, Al2O3 रीप्रेसिपिटेट हो जाता है, PPT। लेकिन ये जो सिलिकॉन है ये घुला हुआ रह जाता है, Na2SiO3 ये डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है, डिज़ोल्व। तो इसके बाद फिर से फिल्टर करके जो सॉलिड है प्रेसिपिटेट उसको हमने छान के बाहर निकाल लिया। तो यही होता है फिल्टर एंड ड्राइड, सुखा लिया। अब ये जो Al2O3 हमारे पास प्योर आता है ना, अब इस Al2O3 की इलेक्ट्रोलाइसिस करके एल्युमिनियम निकालते हैं। इसको हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस किसके लिए होता है, एल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ पे Al2O3 लेते हैं, ठीक है, और इसमें कार्बन लिया जाता है, कार्बन के इलेक्ट्रोड और स्टील का होता है, ये कार्बन एंड स्टील का इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि O2 माइनस एनोड पे जाता है, तो इसलिए एनोड को कार्बन लगाया जाता है। ये माइनस एनोड है, सॉरी प्लस टर्मिनल, और ये माइनस टर्मिनल कैथोड, ये एनोड है, एनोड प्लस होता है, ठीक है। और लेकिन ये Al2O3 इसको मेल्ट कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण, तो इसीलिए इसके साथ मिलाया जाता है Na3AlF6, यही है क्रायोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Na3AlF6, बहुत बार पूछा जाता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। ये हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो Al3+ इस पे जाता है कैथोड पे, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम बना देगा, तो हमें कैथोड पे एल्युमिनियम मिल जाता है, प्योर एल्युमिनियम। और जो O2- है इसका माइग्रेशन होता है, ठीक है, एनोड पे, ठीक है, ये एनोड पे इसका माइग्रेशन होगा O2- का। तो O2- जाके 2O2 नेगेटिव कर दो, ये O2 बनाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही जो O2 है ये कार्बन से रिएक्ट करके CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही नेट रिएक्शन होता है इस केस में। तो ये जो Na3AlF6 है यही क्रायोलाइट है। इसको क्यों मिलाया जाता है, ताकि इसके मेल्टिंग पॉइंट को और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से हो सके, नहीं तो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्टिंग होगी तो भी बहुत खर्चा आता है। तो ये पूरी मेटलर्जी है एल्युमिनियम की। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा, देखते हैं क्या है। सबसे पहला कह रहे हैं ये कि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 विथ क्रायोलाइट, एकदम सही, करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al इन क्रायोलाइट इज +3, ये भी सही है, Na3AlF6, ठीक है। आप यहाँ पे निकाल लो, सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है इसलिए +1, फ्लोराइड ऑलवेज -1, ये X सॉल्व कर लो, ये +3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। कारण है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम की जाती है, ना कि ये कि उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए हम मार्क करेंगे। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है बट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ हेडिंग फॉर द 4th क्वेश्चन। फिर से वो वही मैच करना है जो लिस्ट मैंने दिखाई थी सबसे पहले, उसी के रेफरेंस से ये हो जाएगा। कैलामाइन बता दिया था, जिंक का इलेक्ट्रोकैलामाइन से याद रखना। मेलाचाइड बता दिया था, वही जितने भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, उन्हीं केसेस में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि वो ग्रीन हो जाते हैं ओवर द टाइम। ये बता दिया था साइडेराइट, ठीक है, एंड स्फेलेराइट, ZnS, ख़त्म, ठीक है, सारा मैच हो गया हमारा,
नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है विच रिफाइनिंग प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग मेटल्स। देखो लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए चाहे तो डिस्टिलेशन यूज़ होगा, या लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ होगा। लिक्वेशन, तो यहाँ डिस्टिलेशन ऑप्शन में नहीं है तो लिक्वेशन ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कहानी है कि सिर्फ ये रटना तो है नहीं, तो इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ। ये देखो इतने रिफाइनिंग के प्रोसेस एनसीईआरटी ने दे रखे हैं इतने, ये अभी दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी छोटा है तो मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्टिलेशन एंड लिक्वेशन, जो भी मैंने नाम लिया था, ठीक है, ये दोनों ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जब लो बॉइलिंग मेटल्स हो। लो बॉइलिंग मेटल में जिंक आता है एंड मरकरी आता है। ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था जुलाई वाले में, और मैंने समझाया भी था कि लो बॉइलिंग जिंक का क्यों होता है, क्योंकि सारे इसके डी और एस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसीलिए एक जिंक और दूसरे जिंक के बीच में इंट्रैक्शन हो नहीं पाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। जिंक उसके नीचे होता है कैडमियम, उसके नीचे मरकरी। तो जिंक में सारे पेयर्ड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम। कैडमियम में भी सारे पेयर्ड, इसके मेल्टिंग पॉइंट कम। इसके भी सारे पेयर्ड, इसके मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये तो हद कर देता है, रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिक्वेशन प्रोसेस, इसमें भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, देख लो लो मेल्टिंग पॉइंट। ये टिन के लिए यूज़ होता है। इसमें करते क्या है, जो इम्प्योर टिन है ना, इसको नीचे से हम गर्म करते हैं। जैसे ही आप नीचे से गर्म करोगे ना तो मेल्ट हो जाएगा, ऐसे मेल्ट हो गया। और लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इम्प्योरिटीज़ अभी भी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ऊपर से ये मेल्ट हो गया। उसके बाद इस कढ़ाई को हम टेढ़ा करके सारे मेटल को किसी दूसरे बर्तन में प्योर फॉर्म में निकाल लेते हैं, अब इसको यहीं रहने देते हैं। ये लिक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ घर में यूज़ होता है। बहुत बार आप देखोगे पूरियाँ उरियाँ जब बनती है घर में, ठीक है, ऑयल में या घी में, तो लास्ट में जो बच जाता है घी, ठीक है, उसमें काला काला कुछ होता है, ठीक है, वही आटा वाटा कुछ जल गया, कुछ समथिंग लाइक इम्प्योरिटीज़ टाइप का। तो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि कढ़ाई को टेढ़ा करके ऊपर से सारे घी को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती है, और वो जो कचरा है उसको फिर फेंक दिया जाता है। तो बस वही इंडस्ट्री में लिक्वेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये दो चीज़ हो गया, और ये ध्यान रखने के टिन के लिए यूज़ होता है लिक्वेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर के लिए अभी मैंने बता भी दिया था, एनोड, मड, क्या क्या कैसे याद रखेंगे। जोन रिफाइनिंग तब यूज़ किया जाता है जब इम्प्योरिटीज़ की सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में ये लिखा हुआ है, मोर सॉलेबल इन मोल्टेन फॉर्म, जब इम्प्योरिटीज़ मोल्टेन फॉर्म में ज़्यादा सॉलेबल हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मेटल रॉड को रोलर के बीच से पास करते हैं। ये मेटल रॉड है, तो रोलर के कांटेक्ट वाला पार्ट ये लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा। तो पहले ये कांटेक्ट में आगे बढ़ रहा है, ये समझो आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये एंड रहा होगा रोलर के सामने, तो यहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में रहा होगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ गया तो रोलर के कांटेक्ट वाला पार्ट ही मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, तो ये आगे बढ़ा तो जो कांटेक्ट वाला पार्ट है वो मोल्टेन फॉर्म में आ गया, तो इसकी भी जो इम्प्योरिटी है मोल्टेन फॉर्म के साथ कैरी होती जा रही है, क्योंकि मोल्टेन फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा। रॉड आगे बढ़ाओगे तो इसके सामने जो हिस्सा रहेगा वही मोल्टेन होगा, तो ये मोल्टेन पार्ट आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो इसमें रहना चाहेगी, तो इधर वाली भी इम्प्योरिटीज़ मोल्टेन फॉर्म के साथ आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद लास्ट में सारी इम्प्योरिटीज़ कंसनट्रेट हो जाएगी, और इतना रॉड जो आगे बढ़ चुका है और ये अब इसके सामने है, ये हिस्सा इसके सामने रहेगा, बाकी इधर आगे है, तो इतने पूरे पार्ट की इम्प्योरिटीज सिर्फ इस हिस्से में रहेगी, इसको हम काट के अलग कर देते हैं। इसी को कहते हैं जोन रिफाइनिंग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी के लिए यूज़ किया जाता है जोन रिफाइनिंग, जो बच गया, स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। इसके बाद वेपर फेज रिफाइनिंग, एकदम याद रखना आप, मॉन्स प्रोसेस, यही दो पूछे जाते हैं और कोई नहीं पूछा जाता है। मॉन्स प्रोसेस एक, दूसरा वैन आर्गल प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस किसके लिए यूज़ करते हैं, निकल के लिए, भूलना नहीं है इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ये इम्प्योर निकल है। जब 80 डिग्री पर कार्बन मोनोऑक्साइड से इसको ट्रीट करते हो तो सारे निकल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से कॉम्प्लेक्स बना के वेपर बन जाते हैं। तो निकल तो सब चुन चुन के इसमें से इम्प्योर में से निकल के वेपर बन गया, इम्प्योरिटी वहीं पेंदे पे रह गई सॉलिड के फॉर्म में। अब ये जो वेपर है इसको दूसरे बर्तन में ले जाते हैं, इम्प्योरिटी को फेंक दिया हमने। अब उसके बाद इसको फिर से 180 पे हीट करते हैं, तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाते हैं। जैसे ही अलग हो गए ये हमें सॉलिड के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए मॉन्स प्रोसेस इज फॉर द निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ है वैन आर्गल प्रोसेस, ये जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ किया जाता है। एकदम याद रखना, ये सब डायरेक्ट पूछे गए हैं मेंस में। तो इसमें क्या करते हैं, जिरकोनियम को हम I2 से ट्रीट करके, वही काम बिल्कुल, ये इम्प्योर है, I2 से ट्रीट करके जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना दिया जो कि वोलेटाइल है।
ओके। अब ये वोलेटाइल है तो ये वेपर बन गया, इम्प्योरिटीज़ वहीं पेंदे पे रह गई, फेंक दिया उसे। अब इस वेपर को फिर से हम टंगस्टन फिलामेंट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। तो जैसे ही आप हीट करोगे ना तो फिर आयोडीन अलग हो गया, I2 अलग हो गया, जिरकोनियम बच गया, ये हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो वैन आर्कल प्रोसेस जिरकोनियम टाइटेनियम के लिए आयोडीन यूज़ किया जाता है, मॉन्स प्रोसेस सिर्फ निकल के लिए CO यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने पूरा एक साथ आपको बता दिया, यही पूछे जाते हैं। कभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूछा जाए, कॉपर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस है, इसी पे जब भी क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा। तो फिर से आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो देखो ये यहीं से कहानी शुरू हुई थी, तो मैंने पूरा बता दिया। तो इसने लो मेल्टिंग पॉइंट कहा है, तो वो डिस्टिलेशन हो सकता है या लिक्वेशन हो सकता है, तो इसीलिए लिक्वेशन ऑप्शन दिया है, इसको हम टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है स्फेलेराइट इज़ अ सल्फाइड और ऑफ जिंक। देखो आ गया अभी जो मैंने बताया था 3 क्वेश्चन, ठीक है, अगस्त वाले शिफ्ट में। तो दे डोंट हैव अ चॉइस, ध्यान रखना मेंस वालों के पास NCERT से बाहर जाने का चॉइस नहीं है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ना तो वो याद रहेगा ना उसकी लाइफ रहेगी। लेकिन NCERT को बहुत ईजी कर लो, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे इन चीज़ों को, मेटलर्जी को कैसे 15 मिनट्स में हमारा रिकैप हो जाए और कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक बार ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो ये कह रहा है कि स्फेलेराइट इज़ अ सल्फाइड ओर ऑफ जिंक एंड कॉपर ग्लांस इज़ अ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कॉपर ग्लांस, ठीक है, मैंने बता दिया ना, ग्लांस हो, ठीक है, और पायराइट हो, कॉपर पायराइट या ग्लांस हो तो सल्फाइड का ही ओर होता है। तो कॉपर ग्लांस कॉपर सल्फाइड का ओर है, बिल्कुल सही। स्फेलेराइट बता दिया है मैंने। ठीक है, जिंक का ओर होता है, ZNS को कहते हैं स्फेलेराइट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द 2 सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट इन अ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एकदम सही, बोथ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब आप कहोगे कि कैसे पता चला, तो ये भी NCERT ने दिया है। फिर से मैं एक बार आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन का, उसमें आपको ये स्टेटमेंट ही NCERT का दिया हुआ मिल जाएगा। तो आते हैं एक बार फिर से, ये देखो ये फ्रोथ फ्लोटेशन, बस इतना ही NCERT ने दिया है, मैंने सबको ईजी करके लिख दिया है। तो देखते हैं 1 बाई 1 क्या दिया है। देखो भाई, सबसे पहले तो फ्रोथ फ्लोटेशन किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये एक वॉशर वोमन है, इसके साथ कहानी भी एसोसिएट है कि कॉपर इंडस्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर को वॉशर वोमन ने बताया कि जब मैं आपके कपड़े धोती हूँ ना, तो उसमें एकदम ब्राउन ब्राउन कलर के और मुझे जो साबुन का झाग है उसमें तैरते हुए मिलते हैं। और नहीं कहा उसने, ब्राउन ब्राउन कुछ तैरता हुआ मिलता है। तो ये चीज़ इंजीनियर को पता चली, ठीक है, तो वहीं से ये डेवलप हुआ। तो ये वॉशर वोमन की स्टोरी भी दे रखी है NCERT ने, और एक बार मेंस ने इसको पूछ भी दिया था। तो शुरुआत करते हैं, क्या होता है इसमें। वही है, इसका मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो ओर है कॉपर का ओर, Cu2S वगैरह या CuFeS2 जो भी है, मतलब सल्फाइड ओर, इट्स नॉट कि कॉपर के लिए PbS भी हो सकता है। सल्फाइड ओर जो है वो पानी में नहीं रहना चाहता है, हाइड्रोफोबिक है, फोबिया है उसे पानी से। तो हम क्या करते हैं, उसे 2 मीडियम देते हैं। ठीक है ना, हम उसे कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास पानी भी है और पानी में बबल्स भी हैं, जो सोप वगैरह से हम जनरेट करते हैं। तुम किस में रहना पसंद करोगे? वो कहेगा जो ओर है Cu2S कहेगा भाई मैं पानी में नहीं रहना चाहता हूँ, तो इस बबल्स में इंटर कर जाएगा। तो हर बबल में एक एक CuS का ओर रहेगा। ठीक है, और मिट्टी से पूछोगे जो सैंड इम्प्योरिटीज़ है, वो कहेगा भाई मैं पानी में रहना चाहूँगा, वो पानी को एब्जॉर्व करके और गीला होकर हैवी हो जाएगा, तो वो हैवी हो जाएगा। जो सैंड वगैरह हैं ये हैवी हो जाएंगे पानी को एब्जॉर्व करके। तो पानी को एब्जॉर्व करके ये हैवी होंगे तो पानी में नीचे की तरफ जाएंगे, और ये बबल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये होता है। तो यही मैंने लिख दिया है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, और गैंग पार्टिकल जो भी इम्प्योरिटीज़ उसको गैंग पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, वो वाटर एब्जॉर्बर होते हैं, और ये सल्फाइड ओर के लिए ही यूज़ होता है। ओके, तो अब इसी चीज़ पे बेस्ड है। अब ये जो है ना बबल्स, इसको कहते हैं कलेक्टर, यही कलेक्ट कर रहा है ना इनको, इसको कहते हैं कलेक्टर या फ्रोथ जिससे बनता है। तो कलेक्टर कौन है? जो झाग बनाए। ठीक है, अब ऐसा भी ना हो कि झाग बने तुरंत ब्रस्ट कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें टाइम मिले ना भाई, ऊपर आए रुका रहे, हम उसको सेपरेट कर सके, इतना टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टेबलाइज़र भी डालते हैं जो उस बबल्स को स्टेबलाइज कर सके। तो कलेक्टर और स्टेबलाइज़र की लिस्ट इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर जो झाग बनाने वाला है, ठीक है, तो झाग बनाने वाला कौन होता है? इनहेंसिस नॉन वेटेबिलिटी, वही उसको एक मीडियम दे रहा है, और CO2 उसको कह रहा है तुम बाहर निकालो पानी में से, तो नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। ये पाइन ऑयल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जेंथेट होते हैं। ये NCERT का ही है, कभी भी पूछा जा सकता है, 2020 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो कलेक्टर पाइन ऑयल, फैटी एसिड एंड जेंथेट्स।
स्टेबलाइजर्स क्या है, ये क्रिसॉल एंड एनिलीन, ये स्टेबलाइज़र हैं, इसको आप डाल दो फ्रोथ को स्टेबलाइज कर देगा, टाइम दे देगा हमें, ये स्टेबलाइजर्स हैं। तो इस ढंग से जो फ्रोथ होता है वो सारे सल्फाइड को लेकर ऊपर आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग पार्टिकल्स हैं, वो वेट होकर नीचे पेंदे पे बैठ जाती हैं, फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। यही तरीका है। अब इसके अलावा एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, यही स्टेटमेंट जो अभी पूछ दिया गया है, ठीक है। 2 सल्फाइड ओर्स कैन बी सेपरेटेड बाय एडजस्टिंग ऑयल टू वाटर रेशियो और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, यही एज इट इज़ मेंस ने पूछा है। और एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल भी दिया है कि देखो जेडएनएस और पीबीएस को हम NaCN लेके सेपरेट कर सकते हैं, ये डिप्रेसेंट होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, जिंक के साथ, और जिंक को आने से रोक देता है, ठीक है, फ्रोथ में नहीं आने देगा क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स बनाते ही ये पानी से इसको ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, तो ये पानी में ही रहना चाहेगा। तो इससे क्या होगा, फ्रोथ में सिर्फ पीबीएस इंटर करेगा, जिंक इंटर नहीं कर पाएगा। इससे हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, नहीं तो पता चला दोनों ही आगे ऊपर में, अब दोनों को अलग करने का एक अलग हेडेक है। तो डिप्रेसेंट डाल के हम दोनों में से किसी एक को आना अलाउ कर सकते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने दे दिया है। तो बस इतना ही है। आप उस क्वेश्चन के सामने ही जहाँ पे मैं वीडियो करा रहा हूँ ना, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर रख लेना, क्वेश्चन लिखो, उसके सामने ही पूरी थ्योरी लिख लो। इससे क्या होगा कि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको थ्योरी रेफर नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे आपकी थ्योरी है। क्योंकि सबसे बड़ा PYQ का प्रॉब्लम ये होता है सिर्फ आंसर बता दिए, तो उससे क्या फ़ायदा है, रटना हो रही है, पूरी डिटेल जाननी है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन का पूरा थ्योरी, अब जितनी बार भी फ्रोथ फ्लोटेशन आना इतने ही पार्ट में से है, दे डोंट हैव अ चॉइस। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आई थिंक यही इसने पूछा है, बोथ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यस बोथ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये रहा। नाउ हेडिंग, अब आते हैं नेक्स्ट पे। The choice of reducing agent for metal extraction can be made by using Ellingham diagram, a plot of delta G versus temperature। ये एकदम सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, मतलब एकदम शॉर्ट में, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो देखो एलिंगम डायग्राम क्या है। पहला चीज़, एलिंगम डायग्राम फर्स्ट पॉइंट है, ये डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है, ठीक है, इसी का ये प्लॉट है एलिंगम डायग्राम, ठीक है। ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा। कोई पूछे यहाँ पे स्लोप क्यों चेंज हो रहा है, तो डेल्टा G वर्सेस T का स्लोप या नेगेटिव से शुरू होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव है, यहाँ कहीं 0 होगा, ये सब नेगेटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्लोप चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे एक जगह कहीं मेल्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि वेपोराइज हो रहा है। किसी भी, जैसे आप ऑक्साइड ओर को हीट करोगे, हीट करते करते एक स्टेज आएगा ना जहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा, मेटल मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट पे स्लोप चेंज होगा, रहेगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन स्लोप बदल गया, यहाँ पे फिर स्लोप बदल गया। तो जब भी स्लोप बदले तो समझो मेल्टिंग या वेपोराइजिंग का केस है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब ये स्लोप ऐसा ही क्यों होता है, तो किसी भी मेटल को लो, मान लो मेटल मैं ले रहा हूँ M सॉलिड, इसको मैं O2 से ट्रीट कर रहा हूँ, ऑक्साइड का ही ये ग्राफ होता है, O2 गैस होगा, ये बनाया MO2, मेटल का ऑक्साइड बना दिया सॉलिड। समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल मैंने मेटल लिया, ये सॉलिड बना। अब बचपन से हमें पता है किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो हीट रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस में भी अगर पूछा जाए हीट क्या हो रही है, तो आप बोलोगे ना हीट रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, तो इसका डेल्टा H हो गया नेगेटिव। एंट्रोपी के बारे में पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर इस साइड अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 मोल गैस है, ये रहा, सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं, सॉलिड तो रुका रहेगा। रैंडमनेस को मेजर करना है, डिसऑर्डरनेस, इधर उधर कितना रैंडम पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं। तो गैस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रैंडमनेस है, उसके पार्टिकल फ्री हैं, इधर उधर खूब घूमेंगे। तो इधर 1 मोल गैस है, इधर 0 मोल गैस, ये तो सॉलिड बन गया 0 मोल गैस। तो कहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पे गैस पार्टिकल होने के कारण यहाँ पे रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ रैंडमनेस ज़्यादा वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे एंट्रोपी मोर है और यहाँ की एंट्रोपी लेस है। इसीलिए जब डिफरेंस लोगे, डिफरेंस ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो लेस में से ज़्यादा को माइनस करोगे। तो इसीलिए पूछा जाए कि एंट्रोपी क्या है इसकी, तो वो वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि बाद की एंट्रोपी कम, पहले वाली ज़्यादा, ज़्यादा गैस होने के कारण एंट्रोपी नेगेटिव। तो एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट डेल्टा H और डेल्टा S में नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट डेल्टा G में है। तो डेल्टा G अब क्या होता है, तो डेल्टा G अगर आप देखोगे तो ये होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट। और ये डेल्टा S नेगेटिव है, ये पार्ट नेगेटिव, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पहले से है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव, यानी यहाँ से यहाँ तक को देखें तो ये हो गया पॉजिटिव,
और डेल्टा एच ये पहले ही लिखा हुआ है नेगेटिव। अब बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो आपको कहोगे सर ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू भी बढ़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी बढ़ेगा। और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, चेक कर लो। वाई अगर ये वाई एक्सिस पे है और टी एक्स एक्सिस पे, टी एक्स एक्सिस पे है, तो वाई इज इक्वल टू ये स्लोप हुआ एम एक्स प्लस सी, यही इसका ग्राफ आएगा। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है और बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ मेल्टिंग होगी तो थोड़ी सी ये स्लोप यानी डेल्टा एस बदलेगा मेल्ट होने के कारण, इसीलिए स्लोप बदल रहा है। तो ये स्टोरी हुई इसकी भाई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी बढ़ेगा, इसीलिए जितने भी एलिंगम डायग्राम आते हैं उसमें डेल्टा जी आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। अब कहानी है कि क्या सारे केसेस का बढ़ता है डेल्टा जी? एक मिनट, हाँ अब सही है। क्या सारे केसेस का डेल्टा जी बढ़ता है? तो नहीं, कार्बन का केस मैं बता रहा हूँ। देखो जब टेम्परेचर 720 से कम होता है, 720 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 718 भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, अप्रॉक्स 720 से कम होता है, तो रिएक्शन ऐसे होता है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2। अब हमें पता है बचपन से CO2 गैस है। तो अब कोई पूछे कि भाई इस केस में क्या हो रहा है, तो आप कह दो भाई किसी चीज़ को जलाएंगे तो हीट रिलीज होगा, तो डेल्टा एच तो भाई नेगेटिव है। लेकिन एंट्रोपी की बात करें तो इस साइड भी 1 मोल गैस, और इधर भी देख लो ये गैस के फॉर्म में आ गया 1 मोल गैस। तो अगर यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू x है तो यहाँ पे भी एंट्रोपी की वैल्यू x होगी, क्योंकि दोनों जगह रैंडमनेस 1 मोल गैस के कारण है। इसीलिए जब आप डिफरेंस लोगे डेल्टा एस तो ये हो जाएगा 0। अब 0 होते ही जब डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे, जो कि होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जैसे ही 0 को पुट करोगे तो ये पार्ट गायब, और इसीलिए डेल्टा जी अब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर वाला पार्ट ही गायब हो गया। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया और डेल्टा एच के बराबर हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। इसीलिए अगर आप कार्बन का ग्राफ बनाओगे ना, डेल्टा जी एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी वर्सेस टी फॉर द कार्बन, तो ये ऐसा होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक टेम्परेचर 720 डिग्री के आसपास ना पहुंच जाए, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है C+O2 CO2, इसीलिए कांस्टेंट रहता है। आप देखोगे कार्बन का ग्राफ कांस्टेंट CO2 वाला होगा। फिर 720 से ज़्यादा पे क्या होता है? 720 से ज़्यादा पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। तो उस केस में फिर रिएक्शन ऐसे लिखना होगा, C+O2 हाफ लगाना होगा एंड इट विल गिव यू CO गैस, ये लिखना होगा। देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है क्योंकि जला रहे हैं, तो डेल्टा एच में तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। बट डेल्टा एस का क्या होगा? ये थोड़ा सा ना साफ से नहीं आया। डेल्टा एच तो नेगेटिव है, डेल्टा एस का क्या हुआ? कहानी है डेल्टा एस क्या हो रहा है? तो डेल्टा एस देख लो, यहाँ पे हाफ मोल गैस, सिर्फ यही गैस है, ये तो सॉलिड है, कार्बन में सॉलिड लिखना भूल गया, सॉलिड है, और यहाँ पे 1 मोल गैस। तो अब की बार प्रोडक्ट में रैंडमनेस ज़्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ की एंट्रोपी अगर मैं एस को लिखूँ तो ये कुछ एक्स प्लस कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी, एक्स डैश होगी, और यहाँ की एंट्रोपी सिर्फ x, यानी अगर ये x है तो ये इससे ज़्यादा x प्लस एक्स डैश होगा। इसीलिए जब डिफरेंस लोगे तो जो डेल्टा s आएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। लो भाई, अब जब ये पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा s में अगर देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इस माइनस को कोई प्लस नहीं करेगा, यानी अब ये क्वान्टिटी नेगेटिव ही रहेगी, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था। और अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी डिक्रीज़ होगा। इसीलिए 720 से ज़्यादा पे ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। यही स्टोरी है एलिंगम का, इतना जो मैंने बताया ना, समझाया, यही एलिंगम है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है एलिंगम? अब इतना किए हैं तो यूज़ को क्यों छोड़ दें? तो यूज़ ये है कि 2 मेटल में से कौन किसको रिड्यूस करेगा ये पता कर सकते हैं। मान लो एक मेटल है जिसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है, नहीं M+O2MO2 का है, और दूसरा मेटल है उसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे मान लो ऐसे है, ये N ऐसे N मेटल ले लिया हाइपोथेटिकल, प्लस O2NO2 है। तब पूछा जाएगा कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो देखो वही मेटल दूसरे मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा जिसका ग्राफ ऊपर में है। तो मान लो ये टेम्परेचर है T, यहाँ पर T मान लो 500 ले लेते हैं, 500 है, यहाँ डेल्टा G है। तो अगर 500 से कम टेम्परेचर पे M वाला ग्राफ ऊपर है N से, तो अगर 500 से कम टेम्परेचर रखेंगे
तो जो M है वो NO2 को रिड्यूस कर देगा N में और अपना MO2 बना लेगा, यानी ये रिड्यूस हो गया, इसके ऑक्साइड से इसको सेपरेट कर सकते हैं मेटल को हम। लेकिन जैसे ही 500 से ऊपर जाओगे तो M वाला ग्राफ नीचे आ गया और N वाला ऊपर चला गया, यानी जो ऊपर है वही नीचे वाले को रिड्यूस कर पाता है। तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर 500 से ज़्यादा रखोगे ना, 500 से ज़्यादा, तो ऊपर में अब N है, यानी अब ये रिड्यूस करना शुरू कर देगा MO2 को और M मिल जाएगा एंड NO2। इसीलिए यहाँ पे एलिंगम से हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलता है कि अगर मान लो मेरे पास M मेटल है और मुझे NO2 को रिड्यूस करना है तो हमें क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्या ये रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी मेटल ऊपर में है वो अपने से नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। यही बस एक एप्लीकेशन है पूरे एलिंगम का। तो मैंने पूरा एलिंगम आपको समझा दिया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल एक्सट्रैक्शन कैन बी मेड बाय यूजिंग एलिंगम डायग्राम, अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। वो मैंने बता दिया, बिल्कुल जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को रिड्यूस कर पाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल हमारी चॉइस इससे डिसाइड हो जाएगी, ये करेक्ट। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एलिंगम डायग्राम। क्या लेफ्ट से राइट पे डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज होती है? बिल्कुल सही, सिर्फ कार्बन वगैरह को छोड़ दो तो बाकी सब की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओह सॉरी, मैंने पूरे की वैल्यू बता दी टी डेल्टा एस, सिर्फ डेल्टा एस पूछ रहा है। तो अभी जो मैंने समझाया था वो देख लो, डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है सिर्फ कार्बन वाले को छोड़ के। कार्बन वाले को हटा दे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इसने यही कहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे इन एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो भाई ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, वो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, वेरी सॉरी, क्योंकि ये कह रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेज नहीं, नेगेटिव था ना, वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू गलत हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बस हो गया हमारा, यही 7 क्वेश्चंस थे, इसके बाद आंसर कीज़ हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पी ब्लॉक करूँगा। ठीक है, तो उसकी मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग रेगुलरली इसको वॉच करते रहो, PYQ को अच्छे से वॉच कर लो, लिख लो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें सारी थियरीज़ कवर हो जाए। तो एक एक टॉपिक अगर आप 2-3 बार कर लोगे ना, 2-3 साल का PYQ 1-2 बार कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि बोलबाला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।